हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है टेक्सटाइल पर। कल जो हमने देखा था टेक्सटाइल में वो देखा था कॉलर के जो पार्ट हैं। वैसे तो कॉलर के प्रकार हमने पहले ही पढ़ लिए थे। हमने देखा था कि कितने प्रकार के कॉलर होते हैं, जो कि मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के कॉलर होते हैं। एक आपका स्टैंड कॉलर होता है, दूसरा आपका फ्लैट कॉलर होता है। स्टैंड कॉलर में ही हम रोल कॉलर को रख देते हैं, कभी-कभी हम इसको अलग से भी काउंट कर लेते हैं। तो जो हमारे बुनियादी कॉलर बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। एक आपका बनता है स्टैंड, एक बनता है फ्लैट और एक आपका हो जाता है रोल कॉलर। तो ये 3 कॉलर के बारे में हमने तो पढ़ा ही पहले ही पढ़ रखा था। इनमें भी कई प्रकार के कॉलर होते हैं। लेकिन जो कल हमने डिस्कस किया था, वो ये देखा था कि जो हमारे कॉलर हैं, उनके पार्ट कौन-कौन से होते हैं। जैसे हमारे अगर हम शर्ट की बात करें, तो शर्ट में कॉलर होता है, जेब होती है, पॉकेट होते हैं, यानी कि पॉकेट होते हैं, स्लीव्स होते हैं, आस्तीन होते हैं, उनमें भी बाजू के पास जो होता है, हमारी कलाई के पास जो होता है, उसको कफ बोलते हैं। तो ये तमाम प्रकार के पार्ट होते हैं। अगर हम अपने शर्ट की ही बात करें, उसी में हमारे बटन लगते हैं, काज होते हैं, उसी में हम बटन पट्टी लगाते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट होते हैं हमारे शर्ट के। उसी तरह से हमारे कॉलर के भी कई प्रकार के यानी कि कई पार्ट होते हैं, जिसमें आपने नेकलाइन देखा था, बैंड देखा था, स्टैंड देखा था, फॉलिंग कॉलर देखा था, किसे क्या कहते हैं, सबको आपने समझा था और हमने बताया था कि पहले यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, उसी के आधार पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें और भी जो हमारे पार्ट हैं, उनको समझना ज़रूरी है। जो आज की क्लास है, वैसे तो आप सभी ने रेसे बहुत पढ़ रखे हैं, चाहे आपके कॉटन के रेसे हों, चाहे आपके लिनन के रेसे हों, जूट के रेसे हों। हमने थोड़ा-थोड़ा हेम्प के बारे में भी समझा था, कॉयर के बारे में भी समझा था, रेमी के बारे में भी समझा था, थोड़ा-सा ये आपके सीसल के बारे में भी समझा था। इसी के साथ-साथ हमने चाहे आपका रेशम हो, चाहे आपका ऊन हो, इन सभी के बारे में समझा था। ये तो हो गए आपके जो प्राकृतिक जगत में आपने रेसे देखे थे। इसी में प्राकृतिक में ये तो आपने देखा कि जो वानस्पतिक जगत के रेसे थे और जो आपके प्राणिज जगत के रेसे थे, उनके बारे में आपने सुना। इसी के साथ-साथ आपने कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने रेयॉन और नायलॉन के बारे में समझा था और जाना था। इसी में आपने प्राकृतिक रेशों में खनिज रेशे के बारे में चर्चा किया था हमने, जिसमें मुख्य तौर पर हमने एस्बेस्टॉस का नाम सुना था। तो ये कुछ रेशे थे जो कि हम अमूमन पढ़ते ही हैं, इनमें से कोई ऐसा रेशा नहीं है जिसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम एक रेशे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका लोटस फाइबर, कमल का रेशा। अब ये क्या होता है? कैसे तैयार होता है? हम थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, ठीक? तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। जो भी कुछ आपको यहाँ से नोट डाउन करने की इच्छा हो, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें नई हैं तो आसानी से आपको नहीं मिलती हैं, बुक में तो नहीं मिलेंगी, ठीक? चलिए हम समझते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कमल क्या है हमारे लिए। कमल हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। ये हम सभी जानते हैं। तो इस दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक? सबसे पहले हम बात करें तो ये जो कमल फाइबर है यानी कि लोटस फाइबर है, लोटस फाइबर कपड़ा और फैशन की दुनिया में नया उभरता हुआ फाइबर है। यानी कि वैसे तो हम सभी पहनते हैं रेशम के कपड़े, जूट के सामान जो बनते हैं उसको लेते हैं, या जूट के जो भी ये मैट वगैरह बनते हैं हम इसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे रेशम के कपड़े बनते हैं, ऊन के कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े तो पता नहीं कितने वर्षों से बन रहे हैं। लिनन के वस्त्र आप देखेंगे तो ये भी इनका भी इतिहास
साल 2 साल पुराना नहीं है, 5-5 हज़ार वर्ष पुराने हम इतिहास में इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये जो आपका कमल का फाइबर है, यानी कि जो कमल फाइबर है, इसका कपड़ा इस फैशन की दुनिया में एक उभरता हुआ फाइबर है। कमल फाइबर एक प्राकृतिक बास्ट फाइबर है। बास्ट यानी कि ये जो आपके तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, हम उनको बास्ट कहते हैं। जैसे बास्ट की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? लिनन हो गया, जूट हो गया, ये आपके तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। तो जो ये आपका कमल का रेशा है, ये भी एक प्राकृतिक बास्ट फाइबर है, जो कि कमल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कमल के पौधे के तने से ये प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक रूप से इनले झील और बर्मा झील में उगाए जाते हैं और पूरे भारत में वितरित किए जाते हैं। ये प्राकृतिक रेशों से प्राप्त एकमात्र सूक्ष्म फाइबर है और यह पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है। जैसे आपको पता है कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल फाइबर, अच्छा हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है ना कि बायोडिग्रेडेबल फाइबर कौन से हैं और जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर हैं वो कौन से हैं। ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। वैसे मुझे याद नहीं है कि हमने ये कब डिस्कस किया है। पता नहीं ये हमने प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस किया है या कहाँ किया है, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको याद है तो आप एक बार 2-2 एग्ज़ाम्पल 2-2 उदाहरण आप मुझे बताएँगे, एक बायोडिग्रेडेबल का और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताएँगे। अब मैं आपको ऐसे भी अगर समझाना चाहूँ तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं ऐसे रेशे जिनका हम बाद में जैसे यूज़ कर सकते हैं, जो सड़ गल कर क्या बन जाते हैं, खाद वगैरह बन जाते हैं। तो ये आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हों, पर्यावरण के अनुकूल हों, जो हमें हानि ना पहुँचाते हों। ऐसे रेशे हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसे मतलब जिन्हें ये जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये लोग खा लेते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? तो जिन्हें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं करते हैं, जिनका खाद वगैरह नहीं बनाया जा सकता है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएँगे एक-एक उदाहरण, एक-एक नहीं 2-2 उदाहरण आप बताएँगे, ठीक? ये तो आपने देखा कि जो हमारा लोटस फाइबर है ये पर्यावरण के अनुकूल है। अब नेलुम्बो न्यूसिफेरा कमल का द्विपद नाम है, ठीक? अगर हम इसमें और थोड़ा-सा जानना चाहें, तो एक दिन में एक सूत काटने वाले द्वारा लगभग 250 मीटर धागा तैयार किया जा सकता है तथा 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए 40,000 कमल के डंठलों की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई सूत काटने वाला व्यक्ति है, वो एक दिन में कितने मीटर धागा तैयार कर सकता है? 250 मीटर तैयार कर सकता है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर कमल के कपड़े को बनाने के लिए, यानी कि जो कमल फाइबर है, उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, बनाने के लिए आपको कितने डंठलों की आवश्यकता होगी? तो 40,000 डंठलों की आवश्यकता होगी, ठीक? ये जो आपके कमल फाइबर हैं, इनका वही जो डंठल है, उसी का उपयोग किया जाता है। आगे अगर हम इसी में देखें, तो ये जो हमारा लोटस फाइबर है या जो हमारा कमल फाइबर है, इसकी प्रजातियाँ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेलुम्बो, नेलुम्बो ल्यूटिया। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है, वहाँ का है। और दूसरा है आपका नेलुम्बो न्यूसिफेरा, जो कि अभी-अभी आपने नाम सुना। ये पूरी दुनिया में पाया जाने वाला है और ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसी में अगर हम अन्य प्रजाति की बात करें तो वो हो जाता है आपका एनफ्लोरेसेंस। क्या है? एनफ्लोरेसेंस है। इसका जो तीव्र सुगंधित इसका तीव्र सुगंधित होता है। नींबू पीला ये आपको रंग में दिखाई देता है।
और इसी में एक प्रजाति और आपकी आ जाती है जो कि है एन अल्बा। एन अल्बा क्या है? ये भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ठीक? तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। अभी आपको सिर्फ़ इन प्रजातियों का नाम ध्यान रख लेना है जो कि आपको यहाँ पर 4 प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं। एक आपका है नेलुम्बो नेलुम्बो ल्यूटिया और दूसरा है नेलिम्बो न्यूशिफेरा। और जो 2 प्रजाति हैं हमारे वो हैं एन फ्लेवेसेंस और एन अल्बा। ये 4 आपको कमल के जो प्रजाति हैं, कमल के जो रेशे की प्रजाति हैं, वो देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा-सा आप यहाँ से इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा, ठीक? आगे अगर हम बढ़ें, तो अगर हम थोड़ी-सी इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, वैसे आपको पता है कि हमारा जो कमल का फूल है, ये राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक? इसे अपनी पवित्रता का प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय फूल, अमरता, दिव्यता, शुद्धता और पवित्रता जैसी विशेषताओं के कारण लग्ज़री टेक्सटाइल फाइबर कहा जाता है। हम इसको लग्ज़री फाइबर टेक्सटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ये अपनी पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि ये पवित्रता का प्रतीक होता है, ये अमरता का प्रतीक होता है, दिव्यता का प्रतीक होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है। इसी के साथ-साथ इसमें और सारी विशेषताएँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसे लग्ज़री फाइबर के नाम से जानते हैं या लग्ज़री टेक्सटाइल फाइबर इसको हम कहते हैं। अब कमल के रेशे से बने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शांत, ध्यान और शांति महसूस करता है, जो पहनने वालों को सिर दर्द, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों से भी बचाता है। मतलब ये इतनी विशेषताएँ आपने किसी में नहीं पढ़ी थी। हाँ, लीलन में आपने पढ़ी थी। लीलन में आपने क्या पढ़ा था? लीलन में आपने देखा था कि ये पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से ये जो हमारा कमल का रेशा है, ये तो इन सब का प्रतीक माना ही माना जाता है। इसके साथ-साथ ये जो आपके शरीर में तमाम प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि सिर दर्द हो गया, अस्थमा हो गया, फेफड़ों की बीमारी हो गई या हृदय से संबंधित रोग हो गए, इन सभी से ये बचाने का कार्य करता है। ठीक? अगला पॉइंट इसी में अगर हम समझें तो कमल के पौधों का क्या है? कमल के पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? वो अप्रैल माह है। यानी कि अगर आप कमल के पौधों को लगाना चाहते हैं तो कब लगाएँगे? या सबसे उपयुक्त समय आपके लिए कौन-सा होता है? वो होता है अप्रैल महीने का। ठीक? वैसे एक बार आप मुझे बताएँगे कि ये जो लीनन की बुआई होती है, लीनन की बुआई के लिए या कपास की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? और ये जो आपका कमल का फाइबर है, इसके लिए जो न्यूनतम तापमान है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए और प्रतिदिन 6 घंटे के सूर्य की रोशनी इसके लिए आवश्यक है। मतलब एक तो इसके लिए समय आपका कौन-सा उपयुक्त है? अप्रैल का महीना है। दूसरी बात, इसके लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वो न्यूनतम टेम्परेचर जो है आपका वो 20 डिग्री होना चाहिए। और ये इसमें हर दिन आपको 6 घंटे सूर्य की रोशनी इसके लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक? तो अगर आप इसे ये मान लेते हैं कि अगर हम इसे ये अक्टूबर अक्टूबर छोड़ देते हैं, नवंबर-दिसंबर में बोएँगे, तो इसमें टेम्परेचर कितना बहुत कम रहता है। तो आपको इसके हमारे जो रेशे होते हैं, उनको कौन-सी जलवायु चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए जलवायु को यानी कि इसके तापमान को देखते हुए हमें इसे कब बोना चाहिए? अप्रैल माह में बोना चाहिए, ठीक? ये आपने समझा थोड़ा-सा कह सकते हैं रेशे की विशेषता एक प्रकार से मान सकते हैं। तो अब हम थोड़ा-सा ये समझते हैं कि कमल फाइबर की जो संरचना है वो क्या है? इसमें क्या-क्या पाए जाते हैं? ज़रा हम इस बात पर भी गौर कर लेते हैं।
ये जो हमारा कमल का फाइबर है, इसमें सेलुलोज क्या पाया जाता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, राख, लिनन, लिग्निन, वसा, मोम और एमिनो एसिड होते हैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको पाई जाती हैं और इसमें 48% क्रिस्टलीयता होती है, ठीक? तो ये इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। जैसे आपने देखा है कि जो आपका कपास है, जो आपका लिनन है, जो आपका रेयॉन है, इसमें क्या-क्या पाए जाते हैं? सल्फर, नाइट्रोजन जहाँ-जहाँ, जो-जो पाए जाते हैं हमने देखा। अब ये जो आपका ये लोटस फाइबर है, इसमें इतने सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक? ये तो आपने देखा कि कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं या इनकी जो लोटस फाइबर है, इसकी संरचना क्या होती है। अब हम आगे बात करेंगे कमल का प्रसंस्करण यानी कि वही प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है कमल के फाइबर को तैयार करने के लिए क्या-क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। अब जैसे आपने ऊन में देखा था, जैसे आपने रेशम में देखा था, जैसे आपने लिनन में देखा था, कपास में देखा था, हम तमाम प्रक्रियाएँ करते हैं। लेकिन जो इसमें मिले हैं, इसमें हमें बहुत कम प्रक्रियाएँ देखने को मिली हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिखा मुझे, ये जहाँ से जिस साइट से लिया गया है, इतनी ही चीज़ें मिल पाई थी। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे जैसे-जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएँगे, हम वहाँ से देखेंगे और कहीं न कहीं से तो किया ही जाएगा। फिलहाल के लिए हम इतने चीज़ों को पढ़ते हैं अभी। तो ये जो आपका कमल का फाइबर है, ये कैसे तैयार किया जाता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। तो प्रक्रिया वही होगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करना है, यानी कि सबसे पहले हम खेत को तैयार करेंगे, फिर इसमें अपने कमल के यानी कि जो कमल बोया जाता है, खेत कह रहे हैं, जहाँ पर कमल बोया जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर जो वहाँ पे जलवायु चाहिए, उस जलवायु में ले जाकर हम कमल को बनाएँगे। तो यानी कि जो कमल बोया जाता है, तो इसकी कटाई कमल की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। तो कमल के पौधे के तने तब एकत्र किए जाते हैं जब कमल के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं। यानी कि जैसे आपने तालाब तालाब है, तालाब में ले जाकर कमल बो दिया। उसके बाद यहाँ से अब प्रक्रिया तो आपकी स्टार्ट हो गई ना बोने से ही, फिर बो दिए। जब हमारा कमल का डंठल यानी कि जब कमल हमारा तैयार हो गया, कमल के फूल पूरी तरह से खिल गए, तब हमने उनके जो डंठल थे उनको एकत्र किया। डंठल यानी कि तना हमने उनको एकत्र किया। गहरे गुलाबी रंग के फूल में बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेशे प्राप्त होते हैं। जैसे आपने लिनन के अच्छा चलिए आप बताइए, जब आप लिनन की खेती करते हैं, तो लिनन से आपके 2 तरह के फूल तैयार होते हैं। एक होता है नीला और एक होता है सफ़ेद। जो आपका नीला फूल होता है वो और जो आपका सफ़ेद फूल होता है वो, इनमें से कौन-सा आपके लिए उपयुक्त रेशा देता है? मतलब उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र बनाए जाते हैं किस प्रकार के फूल वाले? क्या जो सफ़ेद प्रकार का फूल है या जो नीला प्रकार का फूल है? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन से फूल से आपके वस्त्र जो है या किस प्रकार के फूल से आपको उत्तम गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं हार्वेस्टिंग का। तो जब हमारे तने यानी कि जब हमारे कमल के फूल अच्छी तरह से पूरी तरह से खिल गए हैं, तब हमने उनके तनों को एकत्र कर लिया और आपको अच्छी गुणवत्ता के रेशे उन्हीं डंठलों से प्राप्त होते हैं, जिनके फूल गहरे गुलाबी रंग के खिलते हैं, ठीक? फिर आपने क्या किया, फिर आप रेशे निकालेंगे। रेशे निकालेंगे यानी कि कमल के रेशे निकालना बहुत समय लेने वाला और श्रम साध्य काम है। कमल के तने को चाकू से काटा जाता है और 5-6 बार तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसमें से रेशे के 20 से 30 बारीक रेशे निकाले जाते हैं, यानी कि जो डंठल होता है आपका। अच्छा, डंठल कमल के फूल अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपने वो ज़रूर देखे होंगे। अगर आपके आस-पास तालाब है, तो आप देखेंगे
वो सफ़ेद-सफ़ेद ऐसे ही कमल की तरह उसमें भी सफ़ेद-सफ़ेद फूल खिलता है, उसे क्या बोलते हैं? नाम नहीं याद आ रहा है, आपको तालाब में अक्सर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे उसका डंठल होता है, वैसे ही कमल का डंठल भी होता है और अगर आप फूल देखेंगे तो लगभग वैसे फूल भी आपको दूर से दिखाई देंगे। तो उसमें जैसे डंठल होता है, वैसे कमल का भी डंठल होता है। तो जब 5-6 बार आप तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसमें से रेशे के 20 से 25 बारीक रेशे निकालते हैं और फिर रेशों को तने से बाहर निकाल कर सूखने के लिए लटका दिया जाता है और फिर उन्हें एक धागे के रूप में हम लपेट लेते हैं। ठीक? अब ये तो आपने पहले रेशा प्राप्त कर लिया, यानी कि सबसे पहले आपने डंठल एकत्र कर लिया, उसकी बुआई कटाई करके, फिर आपने रेशा निकाल लिया। अब इस रेशे से हम धागा बनाएँगे और आपको पता है कि हमारे कपड़े बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम रेशा निकालने का कार्य करते हैं, यानी कि जैसे जिस चीज़ का रेशा निकालना है, पहले उसकी कटाई, बुआई करके हम सबसे पहले रेशा प्राप्त करते हैं। रेशा प्राप्त करने के बाद हम धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद हम कपड़ा बनाते हैं और कपड़ा बनाने के बाद हम पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। तो हमने तो 2 प्रोसेस कर लिया, यानी कि सबसे पहले हमने कमल की बुआई कटाई कर ली, उसको एकत्र कर लिया, फिर हमने उनसे रेशे बना लिए। अब हम रेशे से तो कपड़े बना नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें पहले धागा बनाना होगा। तो रेशे से हम पहले धागा बनाएँगे। अब जब हम धागा कैसे बनाएँगे? धागा कैसे बन सकता है? तो निकाले गए रेशों को, जो निकाले गए रेशे हैं, जो आपने अभी-अभी डंठल से निकाला, निकाले गए रेशों को ताना धागा तैयार करने के लिए एक स्केल पर रखते हैं। उलझने से बचाने के लिए धागे की लंबाई 40 मीटर तक बनाई जाती है। बनाने के धागे को बाँस के बॉबिन पर लपेटा जाता है। ठीक? अब जब आपने धागा भी तैयार कर लिया, तो अब क्या करेंगे? वही बुनाई की प्रक्रिया करेंगे। आपको पता है कि रेशे रेशे बनाते हैं, पहले हम कटाई-बुआई करके उस पर तमाम प्रकार की क्रियाएँ कर कर हम बनाते हैं रेशे। रेशे से फिर हम धागा बनाते हैं। रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो स्पिनिंग होती है। जब स्पिनिंग करके हमने धागा बना लिया, तो अब धागे से हम बनाएँगे कपड़ा और जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया होगी, उसे हम कहते हैं वीविंग। तो हमने धागा तैयार कर लिया, हम अब करेंगे बुनाई। अपने कपड़ों पर हम करने वाले हैं बुनाई, तो खराब होने से बचाने के लिए धागे को निकालने के 24 घंटे के भीतर ही बुन लेना चाहिए क्योंकि वे बहुत नाजुक होते हैं। तो जो आपके ये कमल के रेशे होते हैं, जो आपके लोटस फाइबर होते हैं, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। तो हमें इन्हें खराब ना होने पाएँ, इसके लिए हम इनकी बुनाई 24 घंटे के भीतर-भीतर कर लेते हैं। बुनाई पारंपरिक कंबोडियन लूम का उपयोग करके किया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा कि लोटस फाइबर की बुनाई के लिए आप किस लूम का प्रयोग करते हैं, तो आपका पारंपरिक कंबोडियम लूम होता है, हम उसी पर अपने ये जो लोटस फाइबर होता है, उसकी बुनाई करते हैं। अब हमने बुनाई तो कर ली। बुनाई के बाद कपड़ों को प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके रंगा जाता है। धागे को स्केन के रूप में भी रंगा जाता है। जब आप कपड़े तैयार कर लेते हैं, तब आप इसे प्राकृतिक रंग से रंगते हैं। ज़रा आप मुझे किन्हीं 2 प्राकृतिक रंगों का नाम बता दीजिए। आपने प्राकृतिक रंग तो पढ़ ही रखे हैं। प्राकृतिक रंग जब पढ़ रखा है तो ज़रा एक बार बताइए आप मुझे कि प्राकृतिक रंग कौन-कौन से हैं? किन्हीं कोई भी 2 प्राकृतिक रंग का नाम आप हमें बता दीजिए, ठीक? अब हम आगे देखते हैं, अब क्या है? तो ये आपका मोटे तौर पर था कि जो आपके लोटस फाइबर हैं, आप उनको तैयार कैसे करते हैं, आपने उसके बारे में समझ लिया। ये आप नया रेशा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया रेशा है, तो एक बार आप इसे अगर एक बार में आपको ना समझ में आए, तो एक बार और इस क्लास को आप रिवाइज़ करिएगा, ठीक?
अब हम बात कर लेते हैं रेशों के गुण की। रेशों के गुण क्या हैं, यानी कि जो आपका लोटस फाइबर है इसकी विशेषता क्या है, एक प्रकार से हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें पीलिंग के प्रति प्रतिरोध होता है। पीलिंग का मतलब क्या? अरे वही जैसे जो आप पहनते हैं, कभी-कभी कॉटन में भी निकलते हैं, वूलन वाले में तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि जो आपके हाथ के घुटने होते हैं या जहाँ पर भी थोड़ा रगड़ खाता है तो उसमें ऐसे गोली-गोली सी बन जाती है। तो कमल के रेशों की ये विशेषता होती है कि इसमें इसके प्रति प्रतिरोध होता है। यह कच्चे रेशम या लिनन जैसे दिखता है। प्रोसेस भी हमने लिनन जैसा ही किया है। तो जब हम इसे देखते हैं तो देखने में कैसा प्रतीत होगा? देखने में ये आपको कच्चे रेशम या फिर लिनन के जैसे प्रतीत होता है। रंग अगर हम इसकी बात करें तो इसका रंग दूधिया पीला होता है। इसमें स्वयं सफाई करने का गुण होता है। ये जो रेशे होते हैं इसमें स्वयं सफाई करने का गुण भी पाया जाता है। यह कठोर क्या होता है? यह कठोर, ठंडा, हल्का झुर्री रहित, दाग प्रतिरोधी, सिलवट प्रतिरोधी, जलरोधी, मुलायम, चिकना, महीन, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होता है। देख रहे हैं कितनी विशेषताएं हैं। ये जो हमारा कमल है, राष्ट्रीय पुष्प है, इससे बने जो वस्त्र हैं कितनी विशेषताएं हैं। ये आपका कठोर, ठंडा, हल्का, झुर्री रहित, दाग प्रतिरोधी, सिलवट प्रतिरोधी यानी कि इसमें दाग नहीं पड़ेंगे, सिलवट नहीं पड़ेंगे, जलरोधी होता है, मुलायम होता है, चिकना भी होता है, पतला भी होता है, टिकाऊ भी होता है और हमारे पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। ठीक? अगली विशेषता क्या है या अगला गुण क्या है? तो कमल के रेशे की लंबाई लगभग 31 से 50 होता है या मिलीमीटर होता है। कमल के रेशे की लंबाई कितनी है? 31 से 50 मिलीमीटर होती है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो 50 से 90 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक? एकल फाइबर की सूक्ष्मता, एकल फाइबर की सूक्ष्मता कितनी होती है? तो एकल फाइबर की सूक्ष्मता 3.963 से लेकर 4.516 माइक्रोमीटर होती है। ठीक? अगर हम इसके प्रारंभिक माप करें या मापांक क्या होगा? तो 146.81 ये सेंटीमीटर डेक्स्ट होता है। ठीक? वैसे हम ये ब्रेकिंग यानी कि ये सब हमसे पूछे नहीं जाएँगे, बस आपको थोड़ा-सा ये सूक्ष्मता ध्यान रख लेना है और इसकी जो अ, लंबाई चौड़ाई है बस इसको ध्यान रख लेना है। ठीक? इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें इसके घनत्व की, तो आपने देखा है कि घनत्व से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप मुझे एक बार बताइएगा कि कपास का घनत्व कितना होता है? ठीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं कमल की, तो कमल के रेशे का जो घनत्व है 848 ग्राम पर मीटर होता है। अगर इसके लंबाई और सूक्ष्मता का अनुपात देखें तो 104 होता है। बाकी आपको यहाँ पर ये एक ध्यान रखिएगा कि नमी पुनः प्राप्त करना इसमें या कमल के रेशे की नमी पुनः प्राप्ति कितना होता है? 12.32% होता है। ठीक? क्रिस्टलीयता की बात हमने पहले ही कर ली थी और ये हवा पारगम और आरामदायक है। अभी ये जो आपने सबसे ऊपर विशेषता देखी थी, ये आपकी सारी विशेषताओं को समाहित किए हुए है। क्या? कि जो आपका रेशा है यानी कि कमल का रेशा है, ये कठोर होता है, ठंडा होता है, हल्का होता है, झुर्री रहित होता है, दाग प्रतिरोधी होता है, सिलवट प्रतिरोधी होता है, जलरोधी होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है, महीन होता है, टिकाऊ होता है। इसी के साथ-साथ ये पर्यावरण अनुकूल तो है ही, आपने पहले ही देखा। ठीक? आगे हम अगर देखें तो जो आगे हमारी विशेषता देखने को मिलेगी, इसमें लचीलापन होता है, यह तेजी से सूख जाता है, यह नमी को सोखता है,
या गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म का एहसास दिलाता है? अच्छा, ये तो हमने कपास की बात कर ली कि गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्मपन का एहसास दिलाता है। यही क्वेश्चन मैंने एक दिन आपसे और पूछा था कि ऐसा कौन-सा हमारा ऊनी कपड़ा है, यानी कि जो किस या भेड़ से या ऊँट से या किस बकरी से या आपका कोई भी जानवर है, ऐसा कौन-सा जानवर है जिससे हमें प्राप्त बालों से बने जो वस्त्र होते हैं, वो गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते हैं और ठंडी में गर्मपन का एहसास दिलाते हैं। आपको उस जानवर का नाम बताना था। एक कमेंट, केवल एक कमेंट ऐसा आया था जो कि सही था। बाकी 2-3 कमेंट ऐसे भी आए थे जो कमेंट तो किए थे लेकिन वो गलत था। तो एक बार आप मुझे फिर से कमेंट करके बताएँगे उस ऊँट या जानवर जो भी है उसका नाम एक बार आप मुझे बताएँगे। बाकी और इसमें अगर हम बात करें कि इसे रेशम, कपास, रुई और केले के रेशे के साथ विभिन्न अनुपातों में मिश्रित करने पर ये सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। जैसे आप और कपड़ों को मिक्स करके बनाते हैं, वैसे आप इसे भी बना सकते हैं, ठीक? अब ये तो आपने विशेषता देखी, अब ज़रा हम इसके नुकसान पर भी बात कर लेते हैं कि इस रेशे के क्या नुकसान हैं, हम थोड़ा-सा इस पर भी बात कर लेंगे, ठीक? अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो कच्चे माल का संग्रह, कताई बुनाई हस्त निर्मित है, इसलिए प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, यानी कि इसको बनाने में हमें काफ़ी समय देना पड़ता है। साथ ही साथ यह सबसे महंगा फाइबर है और इसमें बहुत अधिक श्रम लगता है, मेहनत भी आपको करनी पड़ती है और ये महंगा भी है। धागे को खराब होने से बचाने के लिए उसे निकालने के 24 घंटे के अंदर-अंदर ही बुना जाना चाहिए। मतलब ये कुछ इसके नुकसान हैं, हमने इसके तमाम फ़ायदे देखे हैं, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने कितनी विशेषताएँ इसकी देखी थी। तो ये महँगा भी है और इसका ये बहुत श्रम वाला भी है। इसी के साथ-साथ इसको हमें खराब होने से बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर-अंदर इसकी बुनाई करना ज़रूरी है, ठीक? तो ये कुछ इसके नुकसान भी थे और ये आपने कुछ उसके गुण के बारे में भी समझे। इसी के साथ-साथ आपने समझा कि हम कैसे इसको तैयार करते हैं, ठीक? बाकी आपने यहाँ पर ये देखा ही कि जो इसे आप अपनी पवित्रता का प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो है ही है। अमरता, दिव्यता, शुद्धता और पवित्रता जैसी विशेषताओं के कारण हम इसे लग्ज़री टेक्सटाइल फाइबर के नाम से जानते हैं। और कमल के रेशे से बने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शांत, ध्यान और शांति महसूस करता है। पहनने वाले के सिर में दर्द, अस्थमा, फेफड़ों जैसी समस्याओं से उसको छुटकारा मिलता है। तो ये हमने कमल के रेशों के बारे में समझा। नया रेशा था, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमने आज नए फाइबर के बारे में समझा जो कि बिल्कुल नया है। लोटस फाइबर आपका क्या है? नया है। तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे तो नए टॉपिक्स लेकर आना, आपको समझाना थोड़ा आपके जो आप आपके रिस्पॉन्स को देखकर ये नहीं लगता है कि आप भी इन सब चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, यानी कि आप फीडबैक नहीं देते हैं और आपको पता है कि किसी भी कार्य के लिए फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि हाँ, क्लास कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, चीज़ें आपके काम की हैं कि नहीं हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वैसे आपको पता ही है कि जो हमने अभी तक क्लास किया है, वो अपने पूरे होम साइंस को कवर अप कर लिया है। आप में से एक लोग का कमेंट भी था कि क्या जो हमने अपने चैनल पर क्लासेस की हैं ये इतना इनफ है टीजीटी पीजीटी के लिए? तो मैं आपको बता दूँ इतना तो आपको इनफ है ही, इनफ क्या कह सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं आए दिन कुछ न कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछा ही जा रहा है। तो
आपके लिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें आप भी नई-नई चीज़ों को पढ़ते रहें। बाकी जो आपका मतलब ये जो आप देखेंगे अलग-अलग बुकों से जो कलेक्शन किया जाता है, वो सब मैंने आपको कवर अप करवाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ नई चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहें। आप जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में आप पढ़ते रहें, समझते रहें, जानते रहें। जैसे अभी-अभी एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है या हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा-सा मैं सोच रही थी आपको ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसकी क्लास भी एक दिन ले लूँ। आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना। तो वैसे तो हमने अपने सारी चीज़ें कवर अप कर ली है और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, इतना इनफ है। लेकिन हाँ, ये जितना मैंने आपको करवा दिया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। हाँ, लेकिन जो आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक? तो आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो बुक हैं आप उनको पढ़ते रहिए, बाकी और कहाँ आसमान से थोड़ी ना टपकेंगे क्वेश्चन। यही जो हम पढ़ते हैं यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता क्या है, आप देखेंगे अक्सर क्या होता है जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है और सबके साथ ऐसा होता है। हम करते क्या हैं, जो वो हमें गोला बनाना होता है, उसमें भी हम गलतियाँ कर देते हैं। तो गलतियाँ करना ये स्वाभाविक है, हम गलतियाँ करेंगे, लेकिन हमें तैयार रहना है, उन गलतियों से बचने की कोशिश करना है, ठीक? तो आप लोगों का जितना ये हो गया है, इतना कम नहीं है। आप देख रहे हैं हम दिन-प्रतिदिन कुछ न कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। आपने देखा कि हमने हर पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश की है और आगे भी जो अभी आपके छोटे-छोटे बिंदु कहीं न कहीं से बच रहे हैं, वो ज़रूर आएँगे। तो आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाएँ, थोड़ा-सा आप क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। अगर नए आते हैं चैनल पर जो भी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत कमेंट कर देंगे, तो मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक? बाकी अगर मैं नया-नया लाती रहूँ और जो है आप कोई भी किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं देते हैं, तो मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ, मुझे कुछ नई चीज़ें लानी चाहिए। तो जब आप भी फीडबैक देते हैं, तो मेरा भी जो मनोबल है वो बढ़ता है, ठीक? बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। कल फिर मिलते हैं एक किसी नए पॉइंट के साथ में, तब तक आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।